सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्विज़ नंबर 6.2 शुरू कर रहे हैं अपना। पहली क्विज़ मैंने अपलोड की थी और मैंने ऑब्जर्व किया कि काफ़ी दिनों के बाद क्विज़ अपलोड करने पर काफ़ी कम लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया है, नियर अबाउट 50 से 60 लोगों के बीच में, ठीक है। जबकि पहले 200 से अधिक लोग अपलोड इसे अटेम्प्ट कर रहे थे एटलीस्ट। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि हाँ, अब से रेगुलर रहा जाएगा और आप लोग कोशिश करिए कि इसे डेली का डेली अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइए जो भी इसमें कमी हो या जो भी आपको ठीक लगे। चलिए, तो मैं हूँ सूरज और ये है आज की आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन नवंबर 2014 एट द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस आसियान 12th समिट इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड स्लैश द न्यू पॉलिसी। आसान भाषा में, नवंबर 2014 में आसियान समिट हुई थी, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी नई पॉलिसी को अनाउंसमेंट किया था। अब कौन सी पॉलिसी थी वो वाली? ऑप्शंस आपके पास हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी, इलेक्शन पॉलिसी, सी एजुकेशन पॉलिसी एंड डी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। चलिए, इसका आंसर क्या होगा आपका? ओके, इसका आंसर होगा आपका डी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए, ये लुक ईस्ट पॉलिसी जो था वो आपको याद होगा 1991 के बाद जो है वो पीवी नरसिम्हा राव वाली जो सरकार थी, ठीक ना, तो उन्होंने शुरू की थी, ठीक ना, ये लुक ईस्ट पॉलिसी। बाद में मोदी जी आए तो उन्होंने 2014 में इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वही होता है कि नहीं, ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल ऐसे करके, ठीक ना। तो सेम पॉलिसी थी, मोर और लेस सेम ही था सब कुछ, तो उन्होंने एक नया नाम दे दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका मेन जो उद्देश्य था वो था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि आसियान कंट्रीज़ जो हैं वो मेनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, ठीक है। तो जो भी कंट्रीज 10 नेशंस हैं ना अभी, तो क्या है कि उस टाइम पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की गई थी। बाद में आपका पॉलिटिकल, जब इंडिया ने एनएसजी के लिए अपना कोशिश शुरू की कि हाँ एनएसजी में हमें मौका मिले और ऐसे मतलब हमें शामिल किया जाए, ठीक है, इन सब चीज़ों में, तो डिप्लोमेटिकली बाद में इसका पॉलिटिकल इनिशिएटिव, इसके अलावा स्ट्रेटजिक लोकेशन उनका है जो चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर इंडिया का प्रेजेंस, ठीक है। इसके अलावा आपका कल्चरल डायमेंशन जानते होंगे, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा काफ़ी अच्छा मात्रा में है। आप साउथ की मूवीज़ देखते होंगे, स्पेशली आप देखेंगे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी तेलुगु और तमिल मूवीज़ जो होती हैं, इनमें अक्सर कुछ होते हैं तड़ी पार करते हैं जो साउथ में, तो भाग के मलेशिया इंडोनेशिया जाते हैं। आप मूवीज़ से कोरिलेट करिए उनको कि वो कैसे उन्हीं कंट्रीज़ में ज़्यादा जाते हैं उस साइड में, क्योंकि वो पहले से ही आप पल्लव, चोल किंगडम, इन सब साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे जब आप, मेडावल एंड एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप देखेंगे कि हाँ कैसे इन कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन पहले से ही बहुत था, ठीक है। चलिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? ऑप्शंस आपके हैं, ए इंडिया इज कमिटेड टू ए नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यह है ना, इंडिया बोलता है हम पहले हमला नहीं करेंगे न्यूक्लियर वाला, सही बात। बी नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। सी न्यूक्लियर रिटेलिटरी एक्ट अटैक्स टू अथोराइज्ड ओनली बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप through the nuclear command authority, and D all of the above। चलिए, इसका आंसर क्या होगा आपका? ओके, अब देखते हैं इंडिया की ये पॉलिसी है ना, नो फर्स्ट यूज़। इसके अलावा आप देखते हैं इंडिया बोलता है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को उन नेशंस के विरुद्ध नहीं इस्तेमाल करेंगे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया विल नेवर यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ओके, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज के खिलाफ कभी नहीं यूज़ करेगा। इट कैन यूज अगेंस्ट यूएसए, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो उन्हीं कंट्रीज़ के खिलाफ इस्तेमाल करेगा जिनके पास न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता है। ये भी सही है। आते हैं हम क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड पे।
न्यूक्लियर रिटेलिटरी अटैक्स टू ऑथोराइज्ड ओनली बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, ध्यान दीजिएगा, सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। अगर आपने कोई हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे, दो मूवीज़ बनी होंगी आई गेस, एक 1995 में आई थी, एक जल्दी ही 2018 में आई थी ऐसे, ठीक है। तो दोनों मूवीज़ में देखते होंगे आप कि हमला होता है, एलियन हमला होता है अमेरिका के ऊपर, ठीक है। अमेरिका के ऊपर अक्सर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो दुनिया को बचाने लगता है, ठीक है। अभी कोरोना के टाइम पर उसको खुद नहीं ऐसे मौका मिल रहा है बचाने का खुद से, लेकिन अब वहाँ पर को रिलेट करिए उस चीज़ को कि अक्सर जब एलियन हमला करते हैं तो वहाँ की आर्मी को लगता है कि अब हमें एलियंस के ऊपर, उनकी शिप पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाते हैं, परमिशन कौन देते हैं उनको, वहाँ के प्रेसिडेंट, ना कि आर्मी चीफ। वहाँ के प्रेसिडेंट लास्ट में कमांड देते हैं, ठीक है अलाउ करता हूँ मैं और न्यूक्लियर अटैक शुरू किया जाए। सेम इसी तरीके से अगर इंडिया में भी ऐसे होता है तो इसका अलाउ कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। अब देखिए थ्योरेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलाउ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कौन अलाउ करेगा, मोदी जी, ठीक है। तो कौन है वो, सिविलियन पॉलिटिकल अथॉरिटी कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्देशों के अनुसार, मतलब उनसे एडवाइस के अनुसार प्रेसिडेंट अपने अलाउ करेंगे कि हाँ अब न्यूक्लियर हमला करना चाहिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। इंडियाज इंट्रोडक्शन, इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन द ईयर, आपके ऑप्शंस हैं 1998, 1974, 1978। ओके, तो यहाँ पर ये ऑप्शन में भी गलत हो गया हो, क्योंकि 1974 तो दो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन हम इसमें से चेंज कर देते हैं, चलिए 1964 कर देंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। इसको 1964 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1964। ओके, देखिए 1974 में आपको याद होगा इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर, ठीक है। तो वहाँ पर पहली बार इंडिया ने अपना एक न्यूक्लियर क्षमता डेवलप की थी और एक पोखरन में पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, ये दिखाने के लिए कि यस वी आर न्यूक्लियर कैपेबल हैं। अब देखिए एक बात, ये 1971 में क्यों हुआ, 1974 में क्यों हुआ था, आपको याद होगा कि यहाँ IR में आप पढ़ेंगे कि हाँ कैसे पाकिस्तान और मतलब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में कुछ टसल चल रहा था अपना उर्दू और बांग्ला लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट को लेकर के। बाद में 1971 में जब बांग्लादेश पूरा खुलेआम विरोध पे आ जाता है और वहाँ के पाकिस्तान के जो उस टाइम मिलिट्री चीफ थे जियाउल हक, उन्होंने डायरेक्ट अलाउ कर दिया, हाँ मिलिट्री एक्शन, लड़ाई हो गई सीधे। तो इंडिया ने हेल्प किया था बांग्लादेश को, वहाँ की मुक्ति वाहिनी को, ठीक ना, बांग्ला मुक्ति वाहिनी ऐसा कुछ था, तो उसको हेल्प करने के लिए उस टाइम पर USA वगैरह ने अपनी फ्लीट भेज दी। आपने मूवी भी देखी होगी गाजी अटैक, अगर आपने देखी होगी गाजी अटैक, ये उसी टाइम की मूवी थी, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि उस टाइम पर इंडिया के पास न्यूक्लियर क्षमता नहीं थी, ठीक है, न्यूक्लियर क्षमता नहीं थी। तो उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी इसकी ज़रूरत महसूस की थी और बाद में इस पर काम तेज़ी से शुरू किया गया और 1974 तक हमने ये डेवलप भी कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। साझा प्रयास, इसे बोलेंगे हम साझा प्रयास, ये समझना नहीं भाई, साझा है, ठीक है, ये साझा है, ओके, दिस इज ए टाइपिंग मिस्टेक। साझा प्रयास सबका विकास, हिंदी में से लिख दे रहा हूँ मैं, अगर कंफ्यूजन है तो, ठीक है। साझा प्रयास और सबका विकास तो समझ में आ ही रहा होगा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, ठीक है, मोदी जी वाला। तो सबका विकास, देखिए इस क्विज के दौरान मैं अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में ही बोलता हूँ, इसलिए कि यहाँ ये क्विज ज़्यादा नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रख के मैं बनाता हूँ कि जो बच्चे हिंदी समझते हैं वो भी समझ पाएँ और जो इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उनको भी इंग्लिश में कंटेंट रहे और लैंग्वेज में हिंदी रखता हूँ, ताकि दोनों लोग को समझ में आ जाए। इसलिए कोशिश रहती है मेरी कि हाँ इससे फ़ायदा दोनों लोग को हो, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि हाँ अधिक से अधिक लोग इसे शेयर करिए, उनमें भी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनमें भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। साझा प्रयास सबका विकास, इट इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्टेट्स,
आपके ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड यूएसए एंड इंडिया एंड यूके। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इंडिया एंड यूएसए। उस टाइम पर मोदी और ओबामा दोनों लोगों ने उस टाइम पर 2 मीटिंग की थी, ठीक है। एक सितंबर 2014 में और जनवरी 2015 में, ठीक ना। तो उस टाइम पर ये एक उन्होंने एक ऐसा जॉइंट लेवल स्टेटमेंट निकाला था, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, DTTI? अच्छा, ऑप्शंस क्या है देखते हैं। ए, सिंप्लीफाइंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसीज, एक्सप्लॉइटिंग possibilities of co-development and co-production to invest the defense relationship with strategic value. C, expeditiously evaluate and decide on unique projects and technologies. And D, all of the above. अब आपको पढ़ के लग रहा होगा कि हाँ पहला ऑप्शन सही होगा। क्या है? सिंप्लीफाइंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसीज। ओके, ये सही है ना? एक मिनट के लिए जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो आपका पहला ऑप्शन हमने देखा था हमने, सिंप्लीफाइंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसीज। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किससे? इसमें से डिफेंस रिलेटेड, तो वो सिंपल हो इसके लिए ये एक इनिशिएटिव था, ये भी सही है। इसके बाद सेकंड क्या है? एक्सप्लॉइटिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन टू इन्वेस्ट द डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन विद स्ट्रेटेजिक वैल्यू, ये भी सही है। एंड दोनों सही है तो ये तीसरा सही हो तो भी, ये नहीं सही हो तो भी ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। तीसरा लिख ले रहे हैं हम, एक्सपेडिटियसली इवेल्युएट एंड डिसाइड ऑन यूनिक प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक ना। तो आसान भाषा में ये एक समझौता था जो कि स्पेशली डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड से रिलेटेड था। तो इसमें सभी के सभी ऑप्शन इसके सही हैं, डी, ऑल ऑफ द अबव। खैर ऐसे क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे, ये आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। इस साल के एग्जाम में आने वाले क्विज़ेस में मैं यानी कि 6.5 के बाद जो इसके बाद हम बनाएंगे, तो हम इसमें करंट अफेयर मतलब पिछले एक साल में इंडिया यूएसए के बीच में क्या ऐसा घटना हुई है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे उस पर हम फोकस करेंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। ये उस टाइम के क्वेश्चन हैं जब ये न्यूज़ में था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। विच 2 कंट्रीज आर सेपरेटेड बाई मैकमोहन लाइन? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड इंडिया एंड भूटान। तो आप भी जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा मैकमोहन लाइन का, इंडिया एंड चाइना। देखिए मैकमोहन लाइन ये डिटरमाइन हुई थी 1914 में, 1914 में। किसके बीच में? ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत, उस टाइम का तिब्बत स्वतंत्र था, और चाइना, इन तीनों के बीच में, ठीक है। मैकमोहन लाइन डिसाइड हुई थी। ओके चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, द यूरोपियन यूनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, ऑप्शन है आपके 1995, 96, 93, 92। ओके, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक बताओ, यूरोपियन यूनियन के बारे में बता देता हूँ कि अभी आप कितने नेशंस, कितने मेंबर्स हैं वो आप कमेंट में बताइएगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि यूरोपियन यूनियन ने बेसिकली इसका क्या था, इन्होंने एक इंटरनल सिंगल
मार्केट डेवलप की थी। जैसे कि इनका एक आपस में एक ऐसा समझौता था कि ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ लॉज बनाएंगे, ऐसे लॉज जो सभी नेशन में, सभी कंट्रीज़ में सेम रहेंगे, ठीक है, और उन्हीं मैटर्स पर लॉज बनाएंगे जिन पर ये अग्री हो रहे हैं। ये एग्जाम्पल इसका आप इंडिया समझिए। सपोज दैट इंडिया एज द नेशन, वो यूरोपियन यूनियन है, और जो वहाँ की अलग अलग कंट्री छोटी छोटी हैं तो इंडिया के राज्य हो गए हैं, ठीक है। और अब ऐसे समझिए आपकी अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन है हर जगह, तो अब कैसे इंडिया में सारे स्टेट्स मिलके ऐसे कुछ लॉज बनाते हैं जो हर स्टेट के लिए इक्वल हो, हर फील्ड में नहीं, कुछ स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे कि मूवमेंट के लिए ई पास वगैरह वगैरह, तो कुछ लॉज ऐसे बनाएंगे जो कि इक्वल हो। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम चीज़ यूरोपियन यूनियन करता है, वहाँ के नेशंस आपस में मिल करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। इन द समिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस और ग्रुप ऑफ नेशंस इट was decided that its members would enforce budgetary discipline, fiscal discipline जानते हैं हम, फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन बोलते हैं इसे। अब इंडियन इकोनॉमी में पढ़े होंगे ये टर्म। ओके, ऑप्शन से आपके G8 ओपेक जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, सी यूरोपियन यूनियन एंड डी सार्क। इसका आंसर क्या होगा आपका, सी यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का अपना इन लोग का एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, वो भी आप पढ़ेंगे, आप अगर इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा आप जो पढ़ेंगे वहाँ पर वो बासिल 3 नॉर्म्स, बासिल एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, आप तो ज़्यादा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन ऑप्शन 2010, 7, 8 और 9। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, डी 2009 में। अब देखिए ब्रिक्स का मतलब क्या है, कंट्रीज कौन कौन सी हैं इसकी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बेसिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़। G8 जो है उन्हीं तरह इन्होंने आपस में छोटा सा, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ का ग्रुप है, ये डेवलपिंग जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ये 2009 में इसकी जो पहला मीटिंग हुआ था, उस टाइम पर आपको याद होगा कि 2008 की अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुई थी ना, आर्थिक महामंदी 2008 वाली, तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी। और बेसिकली वहाँ पर उस टाइम पर इसका फोकस था फिनांस, सेंट्रल बैंक, ट्रेड, बिजनेस, फिनेंशियल फोरम, इसी पर था। बाद में आपका वो सिक्योरिटी वगैरह अलग अलग मुद्दे इसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड ए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन टैक्स मैटर्स on 19th July between India and which group of nations? Memorandum of cooperation in tax matters, यानी रेवेन्यू। ओके, तो इसका ऑप्शंस क्या है, आसियान, ब्रिक्स, ओपेक और सार्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, चलिए इसका आंसर होगा आपका ब्रिक्स, बी, ब्रिक्स जो ग्रुप है 5 नेशंस का, उसके साथ इंडिया का ये मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन, इसको बोलते हैं MOC साइन, ठीक है। वहाँ पर क्या था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, किस में, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में वहाँ पर बात हुई थी कि कैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, अपने नॉलेज शेयर कर सकते हैं आपस में, तो इन सब की बात हुई थी, ठीक है। चलिए आज की क्विज़ यहीं ख़त्म होती है, थैंक यू। और यह पिछले क्विज़ में काफ़ी कम लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था, ठीक ना, तो आई विल रिक्वेस्ट कि हाँ आप जितने भी पहले से एक्टिव थे जो लोग, तो दोबारा ध्यान दीजिए और हम इसमें कोशिश करेंगे कि हाँ रेगुलर रहें। कोविड-19 की सिचुएशन में सबकी ऐसी ही हालत है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। चलिए तो आई विल रेगुलर फ्रॉम टुडे, मैं कल से ही रेगुलर हूँ, तो चलिए अब आगे
आपसे भी उम्मीद रखूँगा कि हाँ आप लोग डेली इसे अटेम्प्ट करिए। थैंक यू, और इसे शेयर करिए अगर आपको ठीक लगे तो। थैंक यू।